नमस्कार, जय हिंद। बचपन में गांव में लाल कृष्ण आडवाणी के लिए एक पहेली बुझाया जाता है था कि लाल है पर रंग नहीं, कृष्ण है पर काला नहीं, और वाणी है पर आवाज नहीं, बताओ कौन है। तो इसके रूप में लाल कृष्ण आडवाणी के रूप में एक कहावत जो है प्रचलित था। उनके बारे में आज बात इसलिए कर रहे हैं कि अभी भारत सरकार के द्वारा 50वें भारत रत्न प्राप्तकर्ता के रूप में उनका नाम घोषित किया गया है। तो लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में जानते हैं, उनका व्यक्तिगत, उनका पॉलिटिकल कैरियर के बारे में जानेंगे, जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं उस पार्टी के बारे में जानेंगे। उससे पहले उनका एक व्यक्तिगत परिचय, और उससे भी पहले ये जान लेते हैं कि भारत रत्न दिया जा रहा है, तो भारत रत्न के बारे में थोड़ा एक प्रीव्यू ले लेते हैं कि तो भारत रत्न जो है भारत सरकार के द्वारा भारत के आम नागरिकों को प्रदान किया जाने वाला सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार के रूप में, सर्वोत्कृष्ट अवार्ड के रूप में जाना जाता है। और ये अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न लोगों को सर्वोत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है। पहली बार इसका स्थापना 1954 में किया गया था, और पहली बार 3 लोगों को दिया गया था, जिसमें भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया, जो कि बाद में जाकर के भारत के राष्ट्रपति भी बने। और जो दूसरे व्यक्ति थे जिनको दिया गया था वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी सी। तो इनको जो दिया गया, ये जो है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, आप लोग को पता है। और उसके बाद भारत का वायसराय, उस समय क्या होता था, भारत में वायसराय होता था। वायसराय मतलब जो अंग्रेज, जो ब्रिटेन की महारानी थी, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव भारत में थे उनको वायसराय कहा जाता था। अब चूंकि भारत आज़ाद हो गया तो वायसराय तो हो नहीं सकता है, तो उसका नाम बदल करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, और पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल वही चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। और जब 1952 में पहली लोकसभा चुनाव हुई थी, उसके बाद उस समय जनरल इलेक्शन मतलब लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए चुनाव साइमल्टेनियसली हुआ था 51-52 में। तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है ये मद्रास प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर के रूप में चुने गए थे। तो ये दूसरे व्यक्ति ये थे प्राप्तकर्ता के रूप में। और तीसरे व्यक्ति जिनको 1954 में भारत रत्न दिया गया था वो थे सीवी रमन। रमन इफेक्ट के खोजकर्ता और एक प्रख्यात फिजिक्सिस्ट, भौतिकविद थे। इनको 1930 में, 1930 में को इनके खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। भारत में पहले नोबेल पुरस्कार प्रदानकर्ता के रूप में, प्राप्तकर्ता के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आता है, जिनको 1913 में प्रदान किया गया था लिटरेचर के क्षेत्र में। तो ये हो गया पहले भारत में पहली बार 1954 में जो भारत रत्न प्राप्त करता। उसके बाद कुछ समय के लिए जब छठी लोकसभा चुनाव हुआ था 1977 में, तो वो जनता पार्टी का सरकार बना था। उस समय इस पुरस्कार को ये बोल करके कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, बंद कर दिया गया था। हालांकि फिर बाद में इसको जब कांग्रेस का सरकार बना 1980 में 7वीं लोकसभा में, तो इसको फिर से शुरू कर दिया गया। लास्ट टाइम जो दिया गया है, आप इसको एक ब्रॉड भी याद रख सकते हैं कि 2014 में जब कांग्रेस का यहाँ प्रस्थान हुआ, उससे पहले चुनावी साल में सचिन तेंदुलकर और CNR राव को दिया गया था। उसके बाद 2015 में जब बीजेपी का सरकार बना, तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को प्रदान किया गया। उसके बाद 2019 में जब चुनाव आया, तो उस समय फिर जो है प्रदान किया गया कुछ लोगों को। उनमें नाम आता है कि भूपेन हजारिका को प्रदान किया गया। इसके अलावे नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी को प्रदान किया गया। और अभी 2024 में, अभी कुछ दिन पहले ही कर्पूरी ठाकुर को और अभी लाल कृष्ण आडवाणी को प्रदान किया गया। तो कुल मिलाकर के अभी तक 50 लोगों को भारत रत्न प्रदान किया जा चुका है, इंक्लूडिंग लाल कृष्ण आडवाणी। अब आते हैं लाल कृष्ण आडवाणी पे।
तो इनका जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। कराची जो है तत्काल उस समय में 1927 में बॉम्बे प्रोविंस के अंतर्गत आता था। बॉम्बे प्रोविंस के अंतर्गत अभी वर्तमान में भारतीय राज्य के बारे में अगर सोचेंगे तो उसमें बॉम्बे और पूरा का पूरा गुजरात जो है आएगा। अपने जन्म तो बेसिक शिक्षा कराची में प्राप्त करने के बाद जब उस समय तक 19 जब ये मात्र 14 साल के थे तो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक वॉलेंटियर के रूप में ये शामिल हो गए। जब आरएसएस की बात करते हैं तो ये एक तरह का वॉलेंटियरली पारामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जरूरत पड़ने पे देश सेवा में अपने स्वयं सेवकों को भेजने का काम करती है। इसका स्थापना एक्चुअली में 1925 में 1925 में केवी हेडगवार के नेतृत्व में उस समय तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी और वर्तमान में महाराष्ट्र के नागपुर में इसका स्थापना किया गया था। और ये ऑर्गेनाइजेशन है जो एक पूरे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करती है और इसके अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। तो आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में 1941 में ये शामिल हो गए और उसके बाद कराची यूनिट, आरएसएस का जो कराची यूनिट था वहाँ पर ये उसके हेड भी बने। हालांकि बाद में जब भारत का विभाजन हुआ, भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो ये अपने परिवार सहित बॉम्बे आ गए और बॉम्बे आकर के सेटल हो गए। यहाँ आने के बाद आरएसएस के प्रचारक के रूप में इन्होंने राजस्थान में कुछ दिन तक काम किया। उसके बाद जब पहली लोकसभा चुनाव की बात चल रही थी 1951-1952 में, जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे और चूंकि वो प्रधानमंत्री उस समय तक चुनाव होकर के नहीं बने थे, वो नॉमिनेटेड थे, तो चुनाव होना था, पहली लोकसभा चुनाव होना था। तो एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को एक पॉलिटिकल नेतृत्व प्रदान करने के लिए उस समय एक पार्टी का गठन किया गया जिसका नाम था बीजेएस, भारतीय जनसंघ नामक एक पार्टी का गठन किया गया। ये पार्टी एक्चुअली में हिंदू महासभा नामक एक संगठन था, उससे स्प्लिट होकर के बना था। और ये कह सकते हैं कि हिंदू महासभा के जो नेता थे वो एक पॉलिटिकल नेतृत्व प्रदान करने के लिए भारतीय जनसंघ के रूप में 1951 में एक पार्टी का गठन किया गया। ये जो हिंदू महासभा है इसका गठन 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। वही मदन मोहन मालवीय जिनको कि 2015 में बीजेपी के द्वारा भारत रत्न दिया गया था, वे वही मदन मोहन मालवीय हैं जिनके द्वारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना भी किया गया था। तो उसी पार्टी से अलग होकर के भारतीय जनसंघ के रूप में स्थापित हुआ। अब भारतीय जनसंघ के जो पुरोधा कह सकते हैं या फिर उसको संस्थापक के रूप में जो जाना जाता है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और एक और नाम आता है, ये मुख्यतः दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय इसके जो है संस्थापक थे। और इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनसंघ में शामिल हो गए। भारतीय जनसंघ में शामिल होने के बाद इनका जो कर्म भूमि के रूप में इन्होंने जो है दिल्ली को अपनाया और दिल्ली में जो है 1967 से लेकर के 1970 तक, यानी 1967 से 1970 तक जो दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल था उसके चेयरमैन के रूप में काम किए। याद रखिए कि दिल्ली जो अभी जिसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी कहते हैं, एनसीआर या फिर नेशनल कैपिटल रीजन कहते हैं, ये ओरिजिनल संरचना नहीं था। दिल्ली वास्तविकतः जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पारित हुआ था,
फजल अली कमीशन के अनुशंसा पे तो 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को क्या यूनियन टेरिटरी के रूप में घोषित किया गया था और वहाँ का संरचना, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन दूसरे रूप से यही काउंसिल के रूप में किया जाता था। बाद में आप देखिएगा 69वां और 70वां संविधान संशोधन होता है, जिसके द्वारा दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित किया जाता है और दिल्ली में विधानसभा का व्यवस्था भी किया जाता है। उसके पहले वाला जो व्यवस्था है उसमें दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का व्यवस्था था, उसमें उसी समय से लाल कृष्ण आडवाणी वहाँ एक्टिव थे। बाद में 1970 में पहली बार राज्यसभा के लिए नामित हुए कौन? लाल कृष्ण आडवाणी। कहाँ से? तो दिल्ली से ही। तो ये राज्यसभा से कुल मिलाकर राज्यसभा के लिए 4 बार नामित हुए। पहली बार 1970 से दिल्ली से 1970 से 76, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। दूसरी बार ये जो है गुजरात से 1976 से 1982 तक, और तीसरी बार फिर मध्य प्रदेश से 1982 से 1988 तक, और चौथा बार ये फिर से नामित हुए राज्यसभा के लिए मध्य प्रदेश से ही 1988 से 1993 तक। हालांकि 1988 से जब चौथी बार ये राज्यसभा के लिए नामित हुए थे तो ध्यान रखिए कि 1989 में जनरल इलेक्शन हुआ था, और 1989 में जब जनरल इलेक्शन हुआ तो ये लोकसभा के लिए पहली बार कंटेस्ट किए थे और गुजरात के गांधीनगर से 1989 में पहली बार लोकसभा से जीत करके चुनाव आए थे। अब आइए फिर से थोड़ा पीछे आते हैं। ये तो इनका राज्यसभा का 4 बार का मेंबरशिप हो गया। अब इससे पहले फिर आते हैं, देखते हैं हम इमरजेंसी के दौरान क्या क्या घटना हुआ। तो भारतीय जनसंघ के एक दिल्ली यूनिट के ये हेड के रूप में भी काम कर रहे थे। तो जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी के द्वारा 75 में 1975 में लगाया गया और जब 1977 में इमरजेंसी हटा करके और फिर से चुनाव हुआ, तो उस समय जितने भी पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में थे सभी ने एक कंबाइंड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया जिसका नाम था जनता पार्टी। तो भारतीय जनसंघ जो था वो जनता पार्टी में अपने आप को शामिल कर लिया और इस तरह से जनता पार्टी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में के अंदर ही ये जो भारतीय जनसंघ था वो चुनाव लड़ा। और पता है कि चुनाव जब हुआ 1977 में तो मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री के रूप में और उनके नेतृत्व में सरकार बनी। हालांकि तो वो जो सरकार बनी थी उस सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय लाल कृष्ण आडवाणी के हिस्से में आया। उस समय तक ये भारतीय जनसंघ के प्रेसिडेंट भी बन चुके थे। लेकिन चूंकि जनता पार्टी का सरकार ज़्यादा दिन नहीं चला, मोरारजी देसाई और उसके बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने और वो भी नहीं चल सका और अंततः जो है 7वें लोकसभा के रूप में 1980 में फिर से चुनाव हुआ। 1980 में चुनाव हुआ और उसमें इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बार फिर से विजयी रहा और जनता पार्टी का करारा हार हुआ। अब यहाँ से एक अलग रास्ता के रूप में लाल कृष्ण आडवाणी जो है अख्तियार करते हैं और इनके सहयोगी के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम यहीं पे आता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी अगर एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बीजेपी को देखें तो अब पहले ये समझ लेते हैं कि जब ये जनता पार्टी का हार हुआ तो लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1980 को एक नए पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया और अटल बिहारी वाजपेयी को इस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में भी नामित किया गया। अब आ जाते हैं सीधे 1984 में, जबकि जिस साल इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ और उसी समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री के रूप में आए और 1 साल पहले ही इलेक्शन करा दिया गया।
1980 में ध्यान रखिए 7वां जनरल इलेक्शन हुआ था और 8वां जनरल इलेक्शन 85 में होना था, लेकिन राजीव गांधी के द्वारा भंग कर दिया गया लोकसभा और 1984 में ही चुनाव हुआ। और 1984 में जब बीजेपी जो पहली बार इलेक्शन में एज ए पॉलिटिकल पार्टी के रूप में फाइट की तो मात्र 2 सीट बीजेपी जीत पाई और उस समय जो है लैंडस्लाइड विक्ट्री राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को मिला। अब 1984 से 1988 तक ये जो है पूरी तरह से राजीव गांधी का कार्यकाल चला। 1988 में फिर से चुनाव हुआ। अब 1984 और 5 89, 88 नहीं 89 में 89 में जो है नवा लोकसभा का जो है गठन किया गया और उस समय जो है चुनाव हुआ। तो उस चुनाव में जो ये पार्टी है, अपना जो पार्टी है ये भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अच्छा काम की, क्योंकि उस समय तक भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि के मुद्दे को लेकर के काफ़ी एक्टिव हो चुकी थी। एक्चुअली में इस मुद्दा जो राम जन्मभूमि का मुद्दा है और इसके अलावे जो हिंदू जो हिंदू धर्म का जो उसका जो संरक्षक के रूप में एक ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया था 1964 में, उसका नाम है हिंदू महासभा। VHP विश्व हिंदू परिषद का गठन 1964 में किया गया था। इनके नेतृत्व में तो ये MS गोलवलकर थे, उसके अलावा स्वामी चिन्मयानंद और एक और नाम आता है SS आप्टे। इन तीनों के नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद का गठन किया गया था और विश्व हिंदू परिषद मुख्यतः जो है राम जन्मभूमि के मुद्दे को लेकर के कि वहाँ पर राम जन्म, जहाँ पे बाबरी जो मस्जिद है वहाँ पे राम जन्म भूमि है और वहाँ पे राम मंदिर बनना चाहिए, इस मुद्दे को उठाया और इसी को पॉलिटिकल फेस के रूप में पॉलिटिकली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी इसका नेतृत्व किए। तो 89 का जब चुनाव हुआ लोकसभा का और राजीव गांधी उसमें हार गए और प्रधानमंत्री के रूप में VP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह के रूप में जो है इनको प्रधानमंत्री चुने गए और विश्वनाथ प्रताप सिंह भी नहीं चला पाए। उसके बाद फिर से कुछ दिन के लिए कांग्रेस के सहयोग से चंद्रशेखर, जो जिनको युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता है, वो प्रधानमंत्री बने। हालांकि कांग्रेस का उनसे भी नहीं बना और फिर से सरकार गिर गया और फाइनली 10वीं लोकसभा चुनाव हुआ 1991 में और उसमें कांग्रेस फिर से एक बार लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई और जो है PV नरसिम्हा राव उसके जो है प्रधानमंत्री बने। इस दौरान ये पूरा जो 1989 से और 1991 चुनाव तक का जो ये जो पूरा पीरियड है, इस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में वही बीजेपी के प्रेसिडेंट थे और उनके नेतृत्व में पूरा जो है पूरी तरह से हिंदू जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके समर्थक के रूप में और उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रहे थे और वो हर संभव प्रयास कर रहे थे कि एक पॉलिटिकल कांग्रेस के अलावे एक पॉलिटिकल जो ऑप्शन प्रोवाइड किया जाए यहाँ के लोगों को, जो हिंदू मेजॉरिटी हैं उनको। तो इसी दौरान जो है 1992 का घटना जो होता है, 6 दिसंबर 1992 का डिमोलिशन का घटना होता है, उसमें जो है इनका नाम आता है। हालांकि बाद में इनका नाम ये आता है कि उस घटना, डिमोलिशन की घटना से पहले ये जो है कोई भाषण दिए थे, प्रोवोकेटिव भाषण, स्पीच दिए थे। हालांकि बाद में CBI जो इंक्वायरी कर रही थी उनमें इनको जो है पूरी तरह से क्लीन चिट दे दिया गया, ये जो है मुक्त रहे। तो उसके बाद इनका जो सबसे फेमस जो रहा रथ यात्रा, अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में बहुत सारे रथ यात्राओं का ऑर्गेनाइजेशन इनके द्वारा किया गया। उनमें से सबसे मशहूर जो हुआ वो 25 सितंबर से 30 अक्टूबर 1990 का जो रथ यात्रा था, सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक जो ऑर्गेनाइज किया गया था। उस रथ यात्रा के प्रबंधक के रूप में
नरेंद्र मोदी जी काम किए थे। और इसी रथ यात्रा के दौरान वो रथ जब बिहार पहुंचा था तो लालू जी का वहां शासन था और लालू जी लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किए थे। तो ये सब पॉलिटिकली कभी पूरी तरह से चार्ज माहौल था उस समय बीजेपी के लिए और खास करके लाल कृष्ण आडवाणी के लिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बीजेपी को देखें तो जो लाल कृष्ण आडवाणी थे वो हार्डवेयर थे और बीजेपी जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो सॉफ्टवेयर का काम किए। फाइनली जब 11वीं लोकसभा चुनाव की बारी आई 1996 में, क्योंकि 1991 में 91 से 96 तक पीवी नरसिम्हा राव रहे, 96 में जब आया तो चुनाव हुआ। उस चुनाव में बीजेपी अकेले इलेक्शन लड़ी और चुनाव परिणाम के बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में बीजेपी इमर्ज करके आई चुनाव के बाद। अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते राष्ट्रपति के द्वारा बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया गया, लेकिन वो सरकार मात्र 13 दिन चल सका, क्योंकि सरकार के गठन और पार्लियामेंट में आप अपना बहुमत साबित करने के बीच का जो पीरियड है वो 13 दिन, बस उसी दिन टाइम तक सरकार चला और फिर बाद में सरकार गिर गई। सरकार गिरने के बाद ये बात है 1996 की। अब फिर से एक प्रयास किया गया और एक यूनाइटेड फ्रंट नामक एक ऑर्गेनाइजेशन ये गठित किया गया और उसके नेतृत्वकर्ता के रूप में HD देवगौड़ा उभरे और वो कुछ समय तक चला पाए, प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद फिर इंद्र कुमार गुजराल का नाम आपको स्मरण होगा, वो प्रधानमंत्री बने। हालांकि फिर से लालू जी जो है इसका सपोर्ट अपना विड्रॉ कर लिए और लालू जी अपना जो है इस दल से अलग होकर के RJD का स्थापना कर दिए। तो उस तरह से जो है 11वीं लोकसभा अपने समय को पूर्ण करने से पहले ही विघटित कर दिया गया और 1998 में फिर से चुनाव हो गया। अब 1998 में फिर से जब चुनाव हुआ और फिर से चुनाव परिणाम के बाद अटल